फोड़ हो गया। वो कैसे देशभक्ति के लबादे में लपेट के बेच नहीं रहे हैं नहीं, सर वो आप नकली सोचिए, माल। वो करोड़ों लीटर जहरीला घी इस देश के लोगों के पेट में डाल चुका है। किसकी आंख खराब हुई, किसकी आंख खराब हुई, किसका लीवर खराब हुआ, किसका जान कैंसर हुआ, कितने लोग, ये तो हत्या है। उसको जेल में होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको जेल में होना चाहिए वो जश्न मना रहे हैं और जहाजों से घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टरों से घूम रहे हैं, नकली चीज बेच के। नकली दवा बेचने वाला बिहार में मंत्री बना हुआ था। बहुत हैरत अंगेज है, बहुत हैरत अंगेज है सर। हैरत ये तो अंगेज ही चल रहा है। जिसको जहां होना चाहिए उसकी जगह कौन हो, किसको डाल दें जी। ये तो मैं मुझे तो समझ नहीं आई ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हिम्मत कैसे कर दी अखबार की खबर छापने की। नहीं, अब उसने बयान दिया तो उन्होंने छाप दिया। हाँ, तो कहीं लेकिन कोने में उनको छापा ये छोटा नहीं, सा ताकि दिखे ना किसी को। हाँ, अब ये सब चीजें ऐसे ही छपती हैं। और वो तो ये है कि वो ऑलरेडी बोल गया था तो दे दिया। किसी, कई बार रिपोर्टर्स कर देते हैं हिम्मत, बाद में डांटे जाते हैं, कई बार हटा ली जाती हैं खबरें। आजकल तो ये भी हो रहा जी, जी। ये पर किसी के हाथ लग गई तो उन्होंने शेयर कर दिया। हमारे साथ नज़र नहीं पड़ती सर, बहुत छोटी सी कॉलम में है। कमी वाह, होगी। बहुत बढ़िया। तो ये एक बार फिर दिखा दूँ दर्शकों को ताकि थोड़ा-सा नहीं, अब तुम अ, जो एडिट करोगे तो वो भी, जो वो जश्न वाली भी खबरें लगा देना हाँ, जी, जी, लगा कि दूँगा। हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए वाला जो जश्न मना था वो सारा लगा देना। बिल्कुल और ये साथ पोल में। खोलते हुए दिख रहे हैं साफ-साफ। क्या बात। तो अभी अगर वापस हम लोग आएँ सर तो ये चल रहा है चर्चा कि शायद हम लोग लेके आएँगे मतलब विपक्ष लेके आएगा प्रस्ताव। तो ये तो एक सेटबैक तो होगा सर ज्ञानेश कुमार के लिए, चाहे वो अपनी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो तो ठीक बात है उनके पास मेजॉरिटी ये है। तो बड़े बेशरम लोग हैं दरअसल। ये लोग जो हैं, इनको कोई सेटबैक होगा, मॉरल सेटबैक अंतर्राष्ट्रीय समाज में होगा, रिकॉर्ड के लिए होगा, विपक्ष के लिए होगा, इस देश में लोकतंत्र को सोचने समझने वालों के लिए होगा, कुछ बचे खुचे पत्रकारों के लिए होगा। लेकिन बाकी सारे समाज के लिए तो किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी नकली घी खिला के, नकली दवा बेच के कोई चला जाए, कर ले, इस सरकार को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार एक ठेका एक बड़ी कंपनी को देश की देती है और अगले दिन उससे चंदा ले लेती है करोड़ों में। इनको इस सूचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको किसी सूचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा समाज बना लिया है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, बस सिर्फ ताली बजाता है। तो अब लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है सर, वो तो बहुत विवादों में घिर रही है लगातार और एक के बाद एक के बाद एक उसमें बदलाव किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से बीजेपी को बेनिफिट पहुँचा दिया जाए। वो तो देखिए बंगाल में भी अगर खुलेआम, अब एक ही चीज बची थी इस देश में जो डेम इंस्टीट्यूट पिछले 3 साल से दे रहा है कि हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बचे थे। अब इलेक्शंस भी लूट लिए जा रहे हैं तो वो भी हम नहीं बचे। अब इलेक्शन रिग करने के लिए पूरी एक चुनाव आयोग की मशीन लगा दी गई, कानून बना लिया गया, कानून से रिगिंग शुरू हुई है। कानून ऐसा बना लिया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही चुनाव आयुक्त होगा और चुनाव चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा बाहर न हो सके उनके सर्विस में रहते हुए, और सर्विस के बाहर भी, वो भी कानून बना लिया गया। तो एक तो स्वयं चुनने का अधिकार ले लिया गया, दूसरे उस अधिकार के तहत नियुक्त किसी चमचे को सुरक्षित कर दिया गया। तो अब लूटने ये सब तो कौन करता है? ऐसा वही करता है जिसकी नीयत खराब है, जो बेईमानी करना चाहता है, जो लूटना चाहता है, जो लूट रहा है। तो ये अब बंगाल का ये बिहार में हमने देखा सर, ये एक बड़ा हिस्सा रहा होगा, बाकी भी डिफरेंट इश्यूज रहे होंगे। लेकिन बंगाल में तो ये बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अरे एसआईआर में बंगाल का, करोड़ों का दिल्ली वोट में, दिल्ली में जो सिविक बॉडी का चुनाव हो रहा है उसमें एक लिस्ट में शायद 100 से ज्यादा डुप्लीकेट नंबर मिले हैं, छोटी लिस्ट में, मोहल्ले के चुनाव में। वो भी बाई तो इलेक्शन लिस्ट वो भी तो बाई लिस्टें इलेक्शन करप्ट कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में निकला है। वहां जो बीएमसी का चुनाव हो रहा है वो शायद उसकी डेट बढ़ानी पड़ेगी। टोटल इलेक्टोरल लिस्ट करप्ट कर दी गई है बेईमानी करने के लिए। ये इलेक्टोरल लिस्ट करप्ट करने की प्रोसेस का नाम है, इसको क्योर करने की नहीं। क्योर के नाम पे करप्ट करने की प्रोसेस का नाम है एसआईआर। बिल्कुल ठीक। तो ये तो चला ही जाएगा सर, फिर इसका क्या रास्ता निकलेगा? पॉलिटिकल पार्टीज कितना लड़ पाएंगे नहीं, ऑपोजिशन ये से? तो सारे रास्ते बंद कर दे रहे हैं। रास्ता कहां छोड़ रहे हैं? ये तो सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। रास्ता कहां निकलेगा? रास्ते ही बंद कर रहे हैं। तो ये जो बंगाल का इलेक्शन होगा, ये बाकी हम्म। स्टेट्स में होगा,
तो उसमें भी फिर सर कोई उम्मीद ऑपोजिशन के लिए तो नहीं है, फिर उसका नतीजा तो आ गया इसके हिसाब से तो। भाई जो उनकी प्लानिंग है उसमें कोई उम्मीद बची नहीं है। अब अगर संगठन के बल पे, जनता के समर्थन के बल पे, वहां प्रशासन में होने की वजह से और वहां एक बड़ी आबादी अकलियत की होने की वजह से जान बच जाए तो बात दूसरी है। इतना सब करने के बावजूद, आंख में मिर्च डालने के बावजूद भी आदमी आंख धो के फिर से लड़ाई में सामने आ जाए और जीत जाए तो बात दूसरी है। इनकी ओर से तो पूरा प्रयास रहेगा कि उनको जबरदस्ती हरा दें। और अब क्या है कि ज्ञानेश कुमार पत्रकारों को बुला के मन की बात कर रहे हैं सर कुछ लोगों के साथ। हमको हाँ, तो वो बुलाते नहीं है वो। हमेशा ये होता है, इस तरह के लोग मन की बातें किया करते हैं और मन की बात वाले पत्रकार मिल भी जाते हैं। मिल यहाँ तो लाइन लगी है। हाँ, यहाँ दिल्ली में तो लाइन लगी है सर। हाँ, हाँ। दिल्ली में तो लाइन लगी है, उस नहीं, तरह नहीं, के अब इन्होंने पत्रकार। तो ये धारा ही चला दी कि मन की बात वाले अलग हैं और बेमन की बात वाले अलग हैं। अब देखिए सर इतना बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन और वो तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में हो गया। जब अब फिर ये सुप्रीम जी कोर्ट सर। का ये हाल है तो किसी को क्या कहा जाए। अभी वो गवाई साहब बाहर आके बयान दे रहे हैं। अब जब बाहर आ गए तो कह रहे हैं कि सर हमने तो यादव पे कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा था, सरकार ने ही कोई कार्रवाई नहीं की। यादव माने उत्तर प्रदेश के वो जज जो शेखर यादव, हाँ, आरएसएस के प्रोग्राम में जाके नारा लगा रहे थे हिंदुत्व शेखर का। जी। तो शेखर यादव। तो ये जो पोजीशन है, इस तरह की पोजीशन है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब आप वहाँ पे ऐसे फैसले दे रहे थे, जाते-जाते आप सरकार को एक लाभ दे गए गवर्नर वाले मामले में। और अब आप बाहर निकल के अपनी चेहरा बचाने के लिए बता रहे हैं कि सरकार ने एक्शन नहीं किया। सब मिली-भगत चल रही है, खत्म है। सारे इंस्टीट्यूशंस को पहुँचा दिया इन्होंने बॉर्डर पे। जी। हुँ। 100 मैं देख रहा था सर आज ना 1956 में 1956 में 156 दिन हाउस चला, 1 साल में। हुँ, हुँ। एक सेशन से दूसरे से मतलब उस टाइम पे नेहरू थे और 1956 का समय था और 57 में इलेक्शन थे, 52 के बाद 57 में। तो 156 दिन तक हाउस चला। अब घट के बताइए। 55 दिन आ गया सर, 55 दिन टोटल आ पर गया। हाँ, हाँ। उससे भी कम। एवरेज है नहीं, 55 नहीं दिन मतलब और उससे भी कम हो 55 जाता है। 55 इस दिन बार पे में वो भी घट जाएगा। 48 नहीं, नहीं 55 दिन में 48% बॉयकॉट हुआ है। तो 55 दिन को पहले आधा कर लीजिए। 55 बाई 2 कितना हुआ? 25 दूनी 50 साढ़े और 22 ढाई वो 27.5 23 में जो हाँ। 2% है उसको भी बढ़ा लीजिए तो 29 दिन चला है। 29 दिन में अपने मन का उन्होंने पास कर लिया बस। उसमें वो इतना विपक्ष को ज़रूरी बाहर भी किया, उसमें विपक्ष को बाहर करना भी शामिल है। वो क्योंकि बजट भी पास करना होता है, लोगों की तनख्वाहें देनी है, तो इसीलिए बजट बड़ा बस, ज़रूरी है। बस, 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 बस उसी के एक लिए। और एक और आपको हैरान करेगी सर कहानी, वो अभी छपी नहीं है अखबारों में। हम लोग क्योंकि पार्लियामेंट देखते रहे तो थोड़ी-सी ध्यान पहले क्या होता था सर, पहले 2 मीटिंग्स होती थी। आज सर्वदलीय बैठक है, पहले 2 बैठकें होती थी। एक होती थी सरकार बुलाती थी, किरण रिजिजू या जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो बुलाता था। उसमें कोई भी बड़ा मंत्री, सीनियर मिनिस्टर उसको चेयर करता था। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर करते थे, पहले तो खैर गया ज़माना। और दूसरी होती थी स्पीकर की। वो स्पीकर की मीटिंग कैंसल हो गई, क्योंकि स्पीकर की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर का आना कंपल्सरी था। यस। अब वो बंद ही कर दिया सर। नहीं, नहीं प्राइम ये मिनिस्टर हैरानी को कहीं आना ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ मंच पे आना है, भाषण देना है, सबसे ताली बजवानी है। प्राइम मिनिस्टर को टीवी पे आना है, मन की बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर को विदेश जाना है, उसके रील बनवा के भारत में चलवाने। प्रधानमंत्री मंत्री को ट्विटर पे आना, वन वे ट्रैफिक है। बाकी सबको सिर्फ ताली बजाना है और झूठ बोलना है, मेरे तो भगवान आ गए और आंसू बहाने।